जब किसी के ज़िंदगी में बहुत कुछ परेशानियाँ चल रही होती है, तब उस इंसान के दिमाग में काफ़ी कुछ बातें चलती रहती है। कभी वो भगवान से पूछता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो कभी सोचता है कि शायद ऐसा कुछ कदम उठाया जाए, जिससे पूरी की पूरी परेशानियाँ ही खत्म हो जाए। मेरी भी हालत कुछ ऐसे ही थी। ये व्लॉग मेरे एक सीरीज ऑफ व्लॉग्स अ स्टोरी अनटोल्ड का फोर्थ पार्ट होने वाला है। जो इस व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे पिछले व्लॉग्स की सीरीज को ज़रूर देखें। नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि कैसे पापा का 7th कीमोथेरेपी सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बाद पापा को एक इन्फेक्शन हो गया, साथ ही उनको हेडेक भी शुरू हो गया था। हमने जब दोबारा से बाल्को मेडिकल सेंटर में उनको एडमिट कराया, डॉक्टर के एमआरआई पेट स्कैन से हमको ये पता चल गया कि स्कल के अंदर एक लीजन है, बट वो लीजन का नेचर हमको पता नहीं था। डॉक्टर ने तब हमको कहा कि उनका लीजन का बायोप्सी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि उसका नेचर पता चले। क्योंकि बायोप्सी बाल्को मेडिकल सेंटर में फेल हो चुका था, तो हमको डॉक्टर ने हायर सेंटर जाने को कहा। इसी बीच मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और मणिपाल हॉस्पिटल ओल्ड एयरपोर्ट ब्रांच बेंगलोर में कांटेक्ट कर रहा था ताकि उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग करने से पहले मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को पहला प्रेफरेंस दिया, क्योंकि मुझे हर कोई यही बोल रहे थे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पापा के लिए बेस्ट होगा। जब मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया, तब मुझे बताया गया कि एक वेटिंग पीरियड रहेगा जो कि 1 से 2 महीने तक हो सकता है। और क्योंकि पापा का केस काफ़ी क्रिटिकल हो चला था, तो मैंने दोबारा और सोचा नहीं, मैंने सीधा बेंगलोर में मणिपाल हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया और वहाँ से डॉक्टर ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हुए ये कहा कि पापा का सारा इलाज उधर हो जाएगा और उनकी सारी टीम रेडी है। पापा को रायपुर से बेंगलोर शिफ्ट करना भी एक चैलेंज था। पापा को एयरलिफ्ट कराना भी कोई आसान काम नहीं था। इसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, जैसे कि आपको इंडिगो एयरलाइंस के हेड ऑफिस जो कि नोएडा में है, उधर आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। और तो और अगर पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट में है तो कमर्शियल फ़्लाइट्स अलाउ नहीं करती, उनके लिए एक अलग एयर एम्बुलेंस बुक करना पड़ता है। कमर्शियल फ़्लाइट्स हो या एयर एम्बुलेंस, दोनों ही काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तब मेरे लिए एक्सपेंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, तब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पापा इम्पॉर्टेंट थे। पापा को हमने 21 जून 2021 को रायपुर से बेंगलोर एयरलिफ्ट कराए। जब हम बेंगलोर लैंड किए, फिर मणिपाल का एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट किया गया और उधर से हम चल पड़े मणिपाल ओल्ड एयरपोर्ट बेंगलोर ब्रांच में। पापा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और क्यों ना हो, उनकी ग्रैंड डॉटर भी तो बेंगलोर ही रहती थी। पापा जिस दिन एडमिट हुए, उस दिन तो शाम हो चुका था। उसके अगले दिन ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर आए और उन्होंने दोबारा से बायोप्सी करवाने का फैसला किया, क्योंकि पहला बायोप्सी फेल हो चुका था। मणिपाल हॉस्पिटल में बायोप्सी सक्सेसफुल रहा और हमें ये पता चल गया कि ये वो सेम कैंसर है जिसका वो कीमोथेरेपी ले चुके थे। ये जो मेडिकल टर्म में ये सेम कैंसर को रिलैप्स्ड कैंसर भी बोलते हैं। डॉक्टर ने फिर हमको कहा कि इसको सेकेंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी देना पड़ेगा
और ये जो कीमोथेरेपी है काफ़ी एग्रेसिव होने वाला है। इधर मैं बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ कीमोथेरेपी पापा को दिया गया था वो RCHOP रेजिमेन प्रोटोकॉल का कीमोथेरेपी दिया गया था। पापा को प्रीफेस कीमोथेरेपी देने के बाद उनका डिस्चार्ज हो गया। वो डिस्चार्ज होके दीदी के घर आए। दीदी के घर आके वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और क्यों ना हो, उनकी ग्रैंड डॉटर हमेशा उनके पास रहती थी। बेंगलोर का और एक अच्छी बात यह है कि आपको ICU बेड, व्हीलचेयर या अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको रेंट में मिल जाता है। उधर पापा का टेक केयर करने के लिए भी हम सब हमेशा रेडी रहते थे। उस दिन पापा बिल्कुल भी लिक्विड फूड इंटेक नहीं कर रहे थे, और तो और जो भी इंटेक करते थे वो उल्टियाँ कर देते थे। उस इवनिंग हमको उनको फिर इमरजेंसी लेके जाना पड़ा। इमरजेंसी से उनको फिर ICU शिफ्ट किया गया। ICU में वो करीब 5 से 6 दिन एडमिट थे, और उसके बाद वो नॉर्मल वार्ड शिफ्ट हो गए थे। नॉर्मल वार्ड पहुंचने के बाद उनका अगले दिन फर्स्ट साइकिल ऑफ RGDP का सेकेंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी दिया गया, और वो सक्सेसफुल ले भी चुके थे। उसके बाद उनका डिस्चार्ज हुआ और वो हो के दीदी के घर आए। दीदी के घर आते ही हमने उनका रिटायरमेंट धूमधाम से सेलिब्रेट किए। मैं कुछ आपको रिटायरमेंट्स के फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा। अच्छी इवनिंग थी, पूरा परिवार एक साथ था, और कुछ ही तो दिन हुए थे जब पापा डिस्चार्ज होकर घर आए और रिटायरमेंट सेलिब्रेशन कर ही रहे थे कि उसके अगले दिन उस दिन पापा काफ़ी अजीब रिएक्ट कर रहे थे। वो बार बार पुरानी बातें बोले जा रहे थे। उनको ICU में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर ने मुझे काउंसलिंग रूम में बुलाया और बताया कि पापा का हालत बहुत ही ख़राब है और वो शायद बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको सेप्सिस हो गया था और वो होश में भी नहीं आ रहे थे। ये बात सुन के मेरे आंखें भर आए, और मैं यही सोच रहा था कि मैं मम्मी को जाके क्या बोलूँगा कि डॉक्टर ने मुझे क्यों काउंसलिंग रूम में बुलाया। मैं उस रात काफ़ी रो रहा था। मैं बस भगवान से यही प्रे कर रहा था कि उनको थोड़ा तो रिकवर कर दें। पापा को करीब 4 या 5 दिन के बाद जाके उनको होश आया, और होश आते ही उनको नॉर्मल वार्ड शिफ्ट कर दिया गया। नॉर्मल वार्ड शिफ्ट तो हो गए थे, पर इधर जहां पापा की तकलीफ़ें, साथ ही मेरा और मेरी माँ का भी सबसे टफ टाइम शुरू हो चुका था।